हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। टॉपिक बोर्ड पे लिख रहा है, देख सकते हो आप। संसद, पार्लियामेंट। बेसिकली हम इसे लेजिस्लेचर में भी ले सकते हैं, विधायिका। लेकिन चूंकि फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर हमको 4 सदन पढ़ना पड़ेगा, 2 पार्लियामेंट के, 2 स्टेट लेजिस्लेचर के। इसलिए 2 क्लास ही कर लेते हम। तो पहले टॉपिक ले रहे हैं हम, संसद। बात कहाँ से शुरू करें, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपकी ये बात जो शुरू करूँ वो कहाँ से करूँ कि यहाँ से हम इसको शुरू कर सकते हैं कि सरकार के 3 अंग माने गए हैं। ये आप सबको पता है कि सरकार के 3 अंग माने गए हैं। सरकार का एक अंग जो कि सबसे प्रमुख है, जिसे हम कहते हैं विधायिका, जिसका मुख्य काम होता है नीति का निर्माण करना, कानून बनाना। सरकार का दूसरा अंग है जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। और मैंने बार बार बताया है कि इन तीनों अंगों की व्यवस्था के आधार पर ही 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, नहीं है? एक संसदात्मक व्यवस्था, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था। कार्यपालिका का काम होता है सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना, और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी, जो संविधान की रक्षा करती है, कानून की सुरक्षा करती है। मोटे तौर पर हमने अब तक जो स्टडी कर रहे थे वो मेन फोकस था हमारा कार्यपालिका पर, और बहुत लंबा लेक्चर चला है कार्यपालिका पर। हम विधायिका पर आते हैं। विधायिका को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेचर, नहीं है, विधायिका, लेजिस्लेचर। सरकार के तीनों अंगों में बेसिकली इन तीनों अंगों के भीतर के भी आपस में अगर आप देखें कि कौन सा अंग महत्वपूर्ण माना गया है, तो इस संबंध में गिलक्राइस्ट का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलक्राइस्ट कौन है? गिलक्राइस्ट एक राजनीतिक वैज्ञानिक है। क्या कहते हैं गिलक्राइस्ट साहब? ये कहते हैं कि ये जो 3 अंग है, इन 3 अंगों में भी संबंध जो मैं रेखा चित्र बता रहा हूँ उसकी तरह होता है। ये जो मैंने रेखा चित्र बताया, ये लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशरी। मतलब इन तीनों अंगों के भीतर भी जो सबसे महत्वपूर्ण, जो आधार स्तंभ का काम करता है, वो है विधायिका। और विधायिका के ऊपर कार्यपालिका, और फिर उसके ऊपर न्यायपालिका। मतलब सरकार का या लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है वो विधायिका है। या दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो विधायिका है। तो ये तो एक बात हुई लेजिस्लेचर की, जिसका मुख्य काम होता है कानून का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। अब जो ये विधायिका है या लेजिस्लेचर जिसे हम कह रहे हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली चीज़ कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। दूसरी चीज़ कि ये किस तरह की व्यवस्था हो। चूँकि लोकतंत्र के भीतर निर्वाचन के माध्यम से लोग चुन के जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्वाचित हो ये भी तो कोई ज़रूरी नहीं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्था अपनाई गई है। फिर अगर निर्वाचन भी होता है तो दुनिया में अलग अलग देशों में निर्वाचन की पद्धतियों में भी बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि जो 2 सदन होते हैं, उन 2 सदनों की पद्धति में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। हम अभी भारत में भी देखेंगे कि कितना बड़ा अंतर है। आपने शायद इतनी बारीकी से नहीं देखा होगा, अभी हम इसको भी देखेंगे कि कितना बारीक और कितना गहरा अंतर है। तो पहली चीज़ तो ये होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ इन विधायिकाओं के भीतर जो प्रतिनिधित्व होता है वो इलेक्शन के माध्यम से ही ज़्यादा होता है। हालांकि इस इलेक्शन की प्रोसीजर या मेथडोलॉजी में बहुत सारा अंतर मिलेगा आपको। कहीं सूची मेथड मिलेगा, तो कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, कहीं सिंगल ट्रांसफरेबल मिलेगा, तो कहीं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम मिलेगा। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं मिल जाएगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो विधायिका हो, ये जो लेजिस्लेचर हो, ये लेजिस्लेचर या विधायिका को हम दूसरे शब्दों इसके बारे में थोड़ा सा अगर और देखें तो ये लेजिस्लेचर में कैसी व्यवस्था हो। ये एक सदन की व्यवस्था हो, मतलब केवल एक ही हाउस हो, या द्विसदनी व्यवस्था हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लेजिस्लेचर भी एक सदनी हो या द्विसदनी व्यवस्था हो। द्विसदनी के लिए जो अंग्रेजी वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार
आपको उस वर्ड से भी पूछ लिया जाता है। द्विसदनी के लिए जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो होता है बाइकैमरलिज्म सिस्टम, नहीं, बाइकैमरलिज्म सिस्टम। तो बाइकैमरलिज्म सिस्टम हो या यूनी हाउस सिस्टम हो, दुनिया के अलग अलग देशों में इसमें भी अंतर मिलेगा आपको। तो भारत में किस तरह की व्यवस्था अपनाई गई या कौन सी व्यवस्था क्यों अपनाई जाती है? भारत में संसद की व्यवस्था है वो बाइकैमरलिज्म सिस्टम है। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। विशेषकर जहाँ जहाँ फेडरल सिस्टम पाया जाता है, गौर कीजिएगा, विशेषकर जहाँ जहाँ संघीय व्यवस्था पाई जाती है वहाँ द्विसदनी व्यवस्था को अडोप्ट किया जाना एक तरह से नेसेसरी हो जाता है। इसके पीछे की भी कारण है, वो कारण मैंने संघात्मक व्यवस्था में भी बताया था और वो कारण थोड़े बहुत अभी भी हम जिक्र कर लेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भारत में चूंकि द्विसदनी व्यवस्था अपनाया है, ये द्विसदनी व्यवस्था कहाँ से आई पहली चीज भारत में, और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाके देखें तो भारत में ये पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हम कहाँ संसद की व्यवस्था को कहाँ से शुभारंभ देख सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था को कहाँ और किस रूप में देख सकते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर आप इसे देखो तो आप देखिए ब्रिटिश काल से हम इसे लेते हैं। जब संवैधानिक विकास हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तब भी इस बात का जिक्र करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की एक समिति बनाई थी और उसके भीतर निर्णय बहुमत के आधार पर होना होता है। रियल में रेगुलेटिंग एक्ट की जो 4 सदस्यों की समिति और गवर्नर जनरल, ये 5 सदस्य जो कानून का निर्माण करते थे, वस्तुतः आज की संसद का अगर आप पीछे जाके बैकग्राउंड देखो तो वहाँ मिल जाएगा आपको। लेकिन द्विसदनी व्यवस्था जो भारत में शुरू हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुई है और 1921 में ये अस्तित्व में आई है पार्लियामेंट ऊपर संघ स्तर पर। तो 1921 से भारत में बाइकैमरलिज्म सिस्टम शुरू हुआ, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। हाँ, स्टेट के भीतर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे शुरुआत होगी। तो बाइकैमरलिज्म सिस्टम कब शुरू हुआ यह हमने देखा, और बाद में जब संविधान बना तो संविधान में भी हमारी आर्टिकल जो 79 में संसद की डेफिनेशन बनाई। आप भी पढ़ के देखिएगा बेयर एक्ट में। आज किसी तकनीकी कारण से मैं बेयर एक्ट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ज़रूर आप बेयर एक्ट आप ऐप खोल करके या आप बेयर एक्ट ज़रूर ही लेके आ जाइए। आप देखिएगा अनुच्छेद 79 में संसद की डेफिनेशन है। क्या है संसद की डेफिनेशन? आपको ताज्जुब होगा क्या दी हुई है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। मतलब संसद के 3 अंग है। लोकसभा राज्यसभा तो है ही, प्रेसिडेंट भी एक सेपरेट से इंस्टीट्यूशंस की भांति संसद का अंग संसद की परिभाषा में ही संविधान में दिया हुआ है। अनुच्छेद 79 बहुत बार सवाल पूछते हैं आपसे, बहुत बार, विशेषकर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो ये बात हुई संसद की बात, मैंने आपको बताया। तो मेरी बात कहाँ चल रही थी? बात चल रही थी कि बाइकैमरलिज्म सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया। स्टूडेंट, सवाल ये उठता है कि बाइकैमरलिज्म सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया, या इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। निश्चित तौर पर ही ये सवाल इस सवाल से जुड़ जाता है कि राज्यसभा की प्रासंगिकता क्या है, क्योंकि सामान्यतः ये राज्यसभा जो उच्च सदन है वो ही अनुपस्थिति मिलेगा आपको जहाँ अगर एक सदन होगा तो इस सवाल में ये सवाल भी निहित है कि द्विसदनीय व्यवस्था का क्या महत्व है। तो दूसरा सवाल इसी में ये भी निहित हो जाता है कि राज्यसभा का महत्व क्यों है, या राज्यसभा को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए या क्यों नहीं रखा जाए। तो बात मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं किस बात पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो इस बात पे डिस्कशन होगा कि द्विसदनी व्यवस्था जो है, ये जो द्विसदनी व्यवस्था है, जो बाइकैमरलिज्म सिस्टम है, इस द्विसदनी व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में क्या मत है। पक्ष में तो क्या मत है और विपक्ष में क्या मत है, ये हमको एक बार जरूर
सुपरफिशियल सरसरी तौर पर देख लेना चाहिए। बाइकैमरलिज्म सिस्टम या द्विसदनी व्यवस्था के पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है वह तर्क यह है कि इस व्यवस्था से पहली बात, कानून निर्माण में दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, जल्दबाजी से बचा जाएगा, इससे तो बचा जाएगा, और कानून निर्माण की प्रक्रिया में गंभीरता आएगी। दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। बाइकैमरलिज्म सिस्टम क्यों अपनाया गया और क्यों अडॉप्ट किया गया, इसके पीछे यह है कि दो सदनों से कोई कानून एक सदन में जल्दबाजी हो सकती है और एक सदन में सभी पक्षों पर विचार हो कोई जरूरी नहीं है। कानून का प्रभाव समाज और देश और राज्य पे बहुत व्यापक प्रभाव और बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और इरिवर्सिबल प्रभाव पड़ते हैं। आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, इतने मेजर प्रभाव पड़ते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने जो दो सदनी व्यवस्था अपनाई उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि कानून निर्माण कहीं जल्दबाजी में नहीं हो जाए, कहीं बिना बहस के या कम बहस के ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए दो सदनी व्यवस्था को अपनाया गया। नंबर एक, जो इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है। नंबर दूसरा जो तर्क दिया जाता है स्टूडेंट, वो ये तर्क दिया जाता है कि इससे प्रतिनिधित्व का दायरा व्यापक होता है। समझ पा रहे हो आप इसे? दो सदन होने से ज्यादा लोगों को, ज्यादा वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना संभव होता है। भारत जैसा देश जो बहुत ज़्यादा, जिसमें डाइवर्सिटी हो, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्लास, अलग अलग रेसिज, अलग अलग संस्कृतियाँ, उन सबको प्रतिनिधित्व मिले कानून निर्माण की प्रक्रिया में दो सदनी व्यवस्था से चूंकि प्रतिनिधित्व का दायरा व्यापक हो जाता है, इसलिए ये व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए बहुत सूटेबल है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, विशेषकर ये बात राज्यसभा के लिए आती है कि उच्च सदन जो हमारे यहाँ जिसको राज्यसभा कह देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉपुलर इलेक्शन मेथड में इलेक्टेड हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए उच्च सदन के भीतर ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन वो पॉपुलर इलेक्शन मेथड के माध्यम से चुनाव नहीं जीत सके या सदन में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर सके। तो उच्च सदन में उच्च बौद्धिक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाना क्या होता है, संभव हो जाता है, जिससे चर्चाओं में गंभीरता आती है। उस वर्ग का भी उपयोगिता कानून निर्माण में संभव होती है जो शायद लोकप्रिय चुनाव की मेथडोलॉजी में चुनाव नहीं जीत पाते। और एक चौथा कारण हो रहा है स्टूडेंट, चौथा कारण यह है कि जहाँ संघीय व्यवस्था है, जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है, उन संघात्मक व्यवस्थाओं में नहीं है, जहाँ जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ संघात्मक व्यवस्थाओं में राज्यों की केंद्र में भूमिका क्या की जा सकती है, सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि मैंने राज्य शब्द यूज भारत और अमेरिका के कंसर्न में ले लिया है, सब जगह ये शब्द नहीं है। तो जो लोअर यूनिट है फेडरल सिस्टम की, उसका पार्टिसिपेशन संभव हो जाता है। तो बाइकैमरलिज्म सिस्टम क्यों अपनाया जाता है, उसके क्या महत्व है, या आपसे कभी इसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ ले कि राज्यसभा या विधान परिषदों की प्रासंगिकता क्या है, क्यों इनको अडॉप्ट किया गया, ये वहाँ भी लागू होगा, तो आप इसका इस तरह से आंसर दे पाएंगे, खोज पाएंगे, विचार कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब विपक्ष में तर्क कि इस पूरी व्यवस्था का नुकसान भी है क्या? निश्चित तौर पर ही
क्यों? पहली चीज, निश्चित तौर पर ही इस पूरी व्यवस्था से खर्च बढ़ेगा, इस पूरी व्यवस्था से कानून निर्माण में जटिलताएं बढ़ेगी, होगी अननेसेसरी रूप से कानून निर्माण में देरी होगी। ये सारे फैक्टर इसके माध्यम से अनावश्यक भार बढ़ता है, देरी होती है। इसलिए कुछ विद्वान इसके विपक्ष में भी तर्क रखते हैं कि नहीं, ये 2 सदनी व्यवस्था है ना, वो विशेषकर ग्लोबलाइजेशन के युग में जहाँ तेजी से कानून बनाने की ज़रूरत है, इसमें कई बार चीज़ें अटक जाती है, बहुत गतिरोध उत्पन्न होता है, और कोई इतना मंथन करने की ज़रूरत क्या है कि आप एक जगह मंथन करो, दूसरी जगह मंथन करो। इसलिए इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के भारत ने जिस तरह से डेमोक्रेसी को अपनाया, जिस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, जिस तरह से फेडरल सिस्टम को अपनाया, और जो भारत की डाइवर्सिटी थी यहाँ के स्वरूप की, उन सबको देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने बाइकैमरलिज्म मेथड को अपनाया। और ये मेथड पहले से भी चला आ रहा था, इसलिए इस मेथड को अपनाया। हालांकि आपको पता है कि एक तरह से संसद का काम संविधान सभा कर रही थी, और 1947 के बाद से ही संसद, 1947 से लेकर 52 तक संविधान सभा ने संसद का काम किया है, लेकिन उस दौरान वो एक सदनीय थी। जब संविधान लागू हुआ और फिर राज्यसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद में ये 2 सदनीय व्यवस्था शुरू हुई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि क्यों 2 सदनीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। अब हम सीधा ही आते हैं कि भारत में जो संसद है, वो संसद किस तरह से है। तो संसद किस तरह से है मैंने आपको अभी पहले बताया था, उसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसको आपको समझना है तो आपको आर्टिकल 79 को पढ़ना पड़ेगा। और 79 में संसद का परिभाषा दी हुई है कि संसद क्या है। P फॉर प्रेसिडेंट नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। आप देखिएगा इसमें उपराष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ है, इसकी वजह भी अभी समझ में आएगी कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति भी क्या संसद का अंग है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ही है, बिल्कुल लिखा हुआ है। सवाल यह आ रहा होगा कि फिर राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाने के पीछे कोई वजह होगी? निश्चित तौर पर ही वजह है, राष्ट्रपति बेसिकली कार्यपालिका का भी प्रमुख है और राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग है। 2 भूमिका हो गई। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों बनाया और बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है? स्टूडेंट, इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी कानून राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों सदनों से किसी भी एक्ट के पास होने के पश्चात राष्ट्रपति की सिग्नेचर होने पर ही वो कानून बनेगा। मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो गया। इसीलिए संसद के कितने अंग हो गए? 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी संसद का अंग है। ठीक है, तो ये एक बात आई। अब सवाल उठता है, हम एक एक को ले लेते हैं। तो संसद के दो सदन जो है, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। उच्च सदन को नाम दे दिया राज्यसभा और निम्न सदन को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? लोकसभा। देखो नाम से में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। राज्यसभा का मतलब क्या? राज्यों की सभा। इसका मकसद भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसके पीछे कौन चीज महत्वपूर्ण है? स्टेट। और राज्यसभा का गठन और ये व्यवस्था मूलतः हमने अमेरिका से ली है। और इसके पीछे जो मकसद था वो 2 सदनी व्यवस्था का महत्व तो था ही, लेकिन संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों की रक्षा की जा सके, ये भी इसके गठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर भी है, अभी हम बात करेंगे। अंतर क्या है कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व आता है सीनेट में, जो उच्च सदन है।
वहाँ 50 राज्य, हर राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं सीनेट में, चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बड़ा हो। लेकिन भारत में राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व रखा है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा स्टेट का, बल्कि पॉपुलेशन के बेस पे स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसीलिए भारत में राज्यसभा सीनेट के समान कंसेप्ट होते हुए भी उससे भिन्न है, क्योंकि यहाँ बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे राज्यों में तो केवल एक सीट ही राज्यसभा की होती है। नहीं, तो ये भी मैंने आपको बताया। अब राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि राज्यसभा की संरचना कैसे है, कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या होता है सदस्यों का, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना को ही ले लेते हैं। संविधान क्या कहता है इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में संविधान क्या कहता है, ये थोड़ा सा देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की स्ट्रक्चर के बारे में बतलाता है। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 80? ये कहता है कि राज्यसभा में नहीं है जो नहीं है, संविधान क्या कहता है और वर्तमान में क्या? संविधान कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? आप लोगों को भी शायद बहुत अच्छे से पता होगा, 250। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। इन 250 का भी वर्गीकरण किया गया कि 250 कैसे होंगे, ये जो 250 सदस्य होंगे ये भी कैसे होंगे, इनका भी वर्गीकरण किया कि इन 250 में कुछ सदस्य तो होंगे निर्वाचित और कुछ सदस्य होंगे मनोनीत। कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 238। और कितने मनोनीत होंगे? 12 सदस्य। किसके द्वारा मनोनीत होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। तो 250 अधिकतम हो सकते हैं, उनमें से 12 नॉमिनेट होंगे बाय प्रेसिडेंट और 238 जो है वो इलेक्टेड हो सकते हैं। अब ये 238 इलेक्टेड की भी अभी देखेंगे कहाँ से, राज्य से। ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ये कैसे सदस्य मनोनीत होंगे? अनुच्छेद 80 में इस बारे में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों के लोगों को इसमें मनोनीत कर सकता है। नंबर 1 कला से, विज्ञान से, साहित्य से और समाज सेवा से संबंधित। तो 4 क्षेत्रों से संबंधित सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हालांकि कभी कभी ये विवाद उत्पन्न होता है कि किसी सदस्य को किस क्षेत्र से लिया। जैसे सचिन तेंदुलकर का जब नॉमिनेशन हुआ तो कहा कि वो तो खिलाड़ी है, लेकिन आर्ट तो है ना। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल वर्क, ये 4 सेगमेंट। और हमेशा तुलना करना, मैं भी नहीं बता रहा हूँ, जब आप विधान परिषद में गवर्नर के लिए नॉमिनेट सदस्य देखोगे तो वहाँ संख्या कितनी है और वहाँ का बेस कितना है, इस पे ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि तुलनाओं के बिना फिर चीज़ें अधूरी रह जाती है। तो मैंने आपको बताया कि 4 क्षेत्रों से प्रेसिडेंट जो है वो मनोनीत कर सकता है। ये तो हुआ अधिकतम। दूसरी बात ये होती है कि ये जो सदस्य है वो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान में अधिकतम सदस्य जो है वो है 245 कुल सदस्य जो। इन 245 में जो वर्गीकरण हम करें तो निर्वाचित सदस्य जो है वो कितने हो गए और मनोनीत सदस्य कितने हैं, होगा ना। मनोनीत सदस्य तो 12 ही है, तो निर्वाचित कितने रह गई, निर्वाचित सदस्य कितने हो गए 233। इन 233 में भी निर्वाचित सदस्यों में जो राज्य से है वो है 229 और जो यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी से है वो है 4। गौर कीजिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी से है 4, जिसमें भी दिल्ली से है 3 और पुदुचेरी से है 1। तो इलेक्टेड कितने हुए 233 और स्टेट से इलेक्टेड कितने हुए
स्टेट से इलेक्टेड हुए 229, 229। नॉमिनेट कितने हैं? 12। तो मैंने आपको बताया है कि संविधान में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। अब आप कहोगे कि 250 ही क्यों नहीं हो जाती? अरे भैया, ये गुंजाइश रखी जाती है, और कभी ज़रूरत पड़े एक और कोई यूनियन टेरिटरी को कल को अधिकार देना पड़े, तो ये जो बाकी के हैं यूनियन टेरिटरी कभी स्टेट टुकड़ों में बढ़ जाए, नहीं है, तो एक गुंजाइश थोड़ी सी रखी हुई है कि कल को कोई और कहीं किसी को प्रतिनिधित्व की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए 245 रखी हुई है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। तो स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको बात की। अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो फिर निर्वाचन, अब निर्वाचित सदस्य कितने हैं? हमने देखा कि राज्यसभा में जो निर्वाचन है, उस निर्वाचन में 2 तरह के सदस्य हो गए। नहीं, एक सदस्य कौन से हो गए? एक सदस्य तो हो गए आपका राज्य से, नहीं, कितने थे? 229। और दूसरा क्या था? यूनियन टेरिटरी से, जिसमें 2 थी, एक दिल्ली और दूसरी क्या थी? पुदुचेरी। और भी हो सकती है कल को, जैसे J&K। और अभी J&K के पश्चात ये चीज़ें बदलेगी, और ये क्या आएगी, इस पे आप नज़र रखिएगा। मैं अभी उसके बिना जो उसके पहले की स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो J&K के बाद में क्या 229 से कम होगी? इधर कुछ बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे पुदुचेरी, यहाँ कितनी है टोटल? 3 इसकी है और 1 इसकी है, टोटल कितनी है? 4। और J&K के बाद में ये स्थिति कुछ चेंज होने वाली है। कितनी होगी, कैसे होगी, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सदस्यों का निर्वाचन की मेथोडोलॉजी क्या होगी? संविधान क्या कहता? संविधान ये कहता है कि ये जो 229 सदस्य चुने जाएंगे, इनकी मेथोडोलॉजी वही होगी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समान। गौर कीजिएगा। मतलब इनकी जो मेथोडोलॉजी होगी वो क्या होगी? पहली चीज है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये तो हमने देखा था, राष्ट्रपति का भी था। अब इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के भीतर क्या चीज होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, यह हमने देखा था राष्ट्रपति। मत पद्धति की, ये तो मत पद्धति। अब राष्ट्रपति में हमने गुप्त मतदान था, एक अंतर है। मत पद्धति की एक अंतर है भैया। कौन सा अंतर है? खुला मतदान। खुला मतदान, ये अंतर है। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन मेथोडोलॉजी है, सेम यहाँ होगी। किन के लिए? जो स्टेट से। जो यूनियन टेरिटरी के बारे में संविधान क्या कहता है? यूनियन टेरिटरी के बारे में संविधान कहता है कि इसके लिए संसद प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और संसद ने निर्धारण क्या किया है? वही मेथड सेम। लेकिन फिर भी यूनियन टेरिटरी से कैसे इलेक्शन होगा, ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होगा। जो संविधान के अंदर मेंशन है वो बारीकी से आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जितने सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे टफ है। एक वर्ड भी इधर से उधर बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, बहुत बारीकी से। दिमाग इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं है? तो ये मेथोडोलॉजी है। अब सवाल उठता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है तो वोट कौन देगा? चूंकि राज्यसभा राज्यों के द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होगा राज्यसभा का, वो निर्वाचक मंडल कौन होगा? निर्वाचक मंडल होगा राज्य की विधानसभा सदस्य।
जो स्टेट के विधानसभा के सदस्य होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेजियम बनेंगे और वो चुनेंगे राज्यसभा सदस्य को। कैसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आप इस मेथोडोलॉजी को राष्ट्रपति में हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको उलट के देखिएगा, बहुत डिटेल से मैंने बताया, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में जरूर यहाँ बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में सबसे पहले होता है, वो निकाला जाता है न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला क्या था? वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चुने जाने वाले सदस्य कुल वैध मत बटे चुने जाने वाले सदस्य संख्या प्लस वन। ये मेथोडोलॉजी वहाँ ली थी, नीचे +1 ऊपर +1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ भी उदाहरण दिया था, राजस्थान का ले लेते हैं हम। आपको पता है राजस्थान में राज्यसभा सदस्य की संख्या है वो है 10 और हर 2 साल में 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे। मतलब 2 साल में 3 सदस्य, 2 साल में 3 सदस्य, फिर 1-2 साल में 4 सदस्य। मतलब 3 या 4 सदस्य चुने जाएंगे एक बार में। और टोटल सीट कितनी है विधानसभा की? जो मत देने योग्य सदस्य वो कितने हो गए? 200। मतलब 200 सदस्य मत देंगे तो कुल वैध मत कितने हुए राजस्थान में? कुल वैध मत हो गए 200, क्योंकि विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 200। अब मान लो कि अगर 3 सदस्य चुनने हैं तो न्यूनतम कोटा कितना हो? 3 सदस्य चुने हैं तो चुने जाने वाले सदस्य की संख्या कितनी है? 3। नीचे क्या लगाना है? 1 + 1 कितना आ गया? 51। न्यूनतम कोटा कितना हो गया? 51। अगर 3 सदस्य चुनने हैं तो न्यूनतम कोटा हो गया 51। और अगर 4 सदस्य चुनने हैं तो न्यूनतम कोटा बदल जाएगा। अब 4 आ जाएगा यहाँ, +1 कितना हो गया? 41। और अगर 5 सदस्य हो तो अलग अलग राज्यों में निकाल सकते हो, अगर 2 सदस्य हो तो उस हिसाब से निकल जाएगा। तो मिनिमम कोटा आनुपातिक प्रतिनिधित्व में निकाला जाता है। एक सदस्य को जीतने के लिए कितने वोट? अगर 3 सदस्य तो 51 मत चाहिए और अगर 4 सदस्य है तो 41 मत चाहिए। फिर कैसे होता है? इसीलिए राज्यसभा के जो मतदान होता है वो ओपन मतदान होता है। ओपन मतदान का मतलब होता है कि जो पार्टी का प्रतिनिधि है उसको दिखा करके वोट डाला जाता है। हालांकि इसकी मेथोडोलॉजी में और भी है, एक स्पेशल इंक काम में ली जाती है। पार्टी के प्रतिनिधि को दिखा करके मत डालते हैं, उसके बावजूद भी कई बार क्रॉस वोटिंग हो जाती है। तो आपको पता ही है इंडियन सिस्टम में कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, तोड़ निकाल ही लेते हैं। नहीं, अभी हरियाणा में बड़ा घपला हुआ था सुभाष चंद्रा के मतदान में। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है, खुली मतदान होती है। फिर मत कैसे डाले जाते हैं? जैसे मैंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में बताया था कि मतदान कैसे होता है, प्राथमिकता के क्रम में होता है। प्राथमिकता 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जितने सदस्य खड़े होते हैं उनको सबको वोट डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 सदस्य चुनने हैं और 4 सदस्य खड़े हो गए, तो जो बैलेट पेपर होगा उस पर कैसे होंगे? A, B, C, D। जैसे मान लीजिए 4 है तो वोटिंग कैसे दी जाती है? पहली वोटिंग मैंने C मेरी पहली चॉइस है, A मेरी दूसरी चॉइस है, B मेरी तीसरी चॉइस है, D मेरी चौथी चॉइस है। ये वोट ऐसे डालते, सबको वोट डाला जाता है। लेकिन फर्स्ट राउंड काउंटिंग में पहली प्राथमिकता के मतों की काउंटिंग होती है। और अगर फर्स्ट राउंड काउंटिंग में मिनिमम कोटा कोई पूरा कर लेता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। और अगर मिनिमम कोटा पूरा नहीं किया जाता है तो मैंने डिटेल से प्रेसिडेंट में बताई थी, यहाँ सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर मिनिमम कोटा पूरा नहीं किया जाता है तो जो सबसे कम मत प्राप्त होते हैं जिसे फर्स्ट राउंड में, उसके मतों को अलग करके उनकी सेकंड प्राथमिकता के आधार पर अन्य के मतों में उनके मतों को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस तरह से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः
पॉलिटिकल पार्टियों को पता होता है कि हमारे कितने सदस्य चुने जाने हैं, तो वो उतने ही सदस्यों को खड़ा करते हैं, इसलिए इलेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अब चूँकि इसमें भी बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होने लग गई है, इसमें भी क्रॉस वोटिंग होने लग गई है, इसमें भी बहुत सारी बुराइयां आने लग गई है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां एक आधा कैंडिडेट ज़्यादा खड़ा करके इलेक्शन को कंडक्ट करवा लेती है, और उसमें बहुत सारी धांधलियां देखने को मिली है। कई बार मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो अलग बात है, हमें उसमें नहीं जाना। जब जब मैटर आता है तब तब आप उसे देखा करो कि क्या गड़बड़ियाँ हो रही है। बाकी मेथड जो है, इलेक्शन का मेथड है, वो ये है, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। वो कैसे होते हैं? इलेक्शन का मेथोडोलॉजी ये है। क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है? संविधान के भीतर कोई ज़्यादा बात नहीं है। संविधान के भीतर अनुच्छेद 102 आप इस संदर्भ में देख सकते हो, और अनुच्छेद 102 में ये बताया गया है कि संसद डिसक्वालिफिकेशन के रूल्स बना सकती है। तो वर्तमान में क्या क्वालिफिकेशन है? मोटे तौर पर क्वालिफिकेशन है वर्तमान में कि वो भारत का नागरिक, साथ साथ में उसकी क्वालिफिकेशन है कि 30 साल की उम्र होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, और उसके अलावा वो दिवालिया नहीं हो, वो विकृत चित्त नहीं हो, उसे 6 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो रखी हो। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं कि उस पर बलात्कार का केस नहीं हो, और भी कुछ लगा रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ किंतु परंतु भी है। लेकिन मोटे तौर पर ये उसकी कुछ डिसक्वालिफिकेशंस के ये है। वो लाभ के किसी पद पर नहीं हो, और लाभ का पद क्या होगा ये इलेक्शन कमीशन डिफाइन करेगा, संसद के कानून के द्वारा ये डिफाइन होगा। ये सारी चीज़ें समय समय पर पार्लियामेंट के रूल्स के द्वारा बदलती रहती है। तो ये मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की स्ट्रक्चर क्या है और उसमें सदस्य कैसे चुने जाते हैं। नहीं है तो एक मेथोडोलॉजी आप यहाँ देखे होंगे। थोड़ा सा और हम राज्यसभा के बारे में जाने, तो ये तो हुआ उसका इंटरनल सदस्यों का। अब राज्यसभा का एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। अब सभापति कौन है? ये सभापति है जो वाइस प्रेसिडेंट को इसका सभापति बनाया गया है, और उपसभापति ये इलेक्टेड होता है। जो सदस्य होते हैं अपने में से मेजोरिटी से एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को बनाया गया है। ये व्यवस्था हमने सीनेट अमेरिका से ली है, और आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट पद है, वो उस पद का क्रिएशन किया गया था वेटिंग प्रेसिडेंट की। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो एक व्यक्ति हमारे पास तैयार आना चाहिए जो उसका स्थान ले, लेकिन चूंकि उसे कुछ काम तो दे, ऐसे तो केवल उसको बैठाए रखे, इसलिए उसे राज्यसभा का सभापति बना दिया गया और एक सम्मानित पद दिया गया। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी उसी व्यवस्था को अपनाया है, उसी तरह से। तो एक तरह से राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति है, वो वेटिंग प्रेसिडेंट होता है, लेकिन चूंकि उसे जो है राज्यसभा में लेके आ गए हैं, उसका सभापति का काम दे दिया ताकि वो एक उसकी ड्यूटीज फिक्स हो जाए। तो ये हुआ, एक उपसभापति होता है, वो निर्वाचित होता है। एक सवाल और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति काम देखता है, लेकिन अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हुआ तो फिर एक व्यवस्था संविधान में दी गई है कि राष्ट्रपति 6 सदस्यों का एक पहले से सदस्यों को मनोनीत करेगा प्राथमिकता के क्रम में, कि उसके बाद में कौन सदस्य है, उसके बाद में कौन सभापति का काम देखेगा, उसके बाद में कौन सभापति का काम देखेगा। और आप कहो कि ये 6 के 6 भी अनुपस्थित रहे तो फिर कार्रवाइयाँ कैसे संचालित होगी? अगर ये 6 के 6 भी अनुपस्थित रहे तो फिर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, या जो सदस्य मिलकर के किसी एक सदस्य को देते हैं, जिसमें परंपरा ये है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है वो सभापति का काम देखता। हालांकि ऐसी स्थितियां पैदा होती नहीं है, क्योंकि 6 सदस्यों में से कोई न कोई सदस्य तो जरूर उपस्थित मिलेगा ही आपको। तो ऐसे राज्यसभा की जो संचालन की प्रक्रिया है वो होती रहती है। तो ये मैंने आपको बातें बतलाई, कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, कैसे निर्वाचन होता है, कैसे प्रक्रिया चलती है। एक और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का मेथड, हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन सभापति और उपसभापति को जो हटाया जाता है वो हटाया जाता है राज्यसभा के तात्कालिक कुल सदस्यों के बहुमत से। और जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो स्टूडेंट उस स्थिति में सभापति या उपसभापति
पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो चाहे स्पीकर के बारे में बात करूं या मैं सभापति उपसभापति के बारे में बात करूं, ये प्रथमतः वोट नहीं डालते हैं, ये निर्णायक मत डालते हैं। निर्णायक मत का मतलब होता है कि किसी भी समय जब दोनों पक्षों में बराबर मत हो तब इनको निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। लेकिन जब इनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो और वोटिंग हो रही हो तो इन्हें निर्णायक मत डालने का अधिकार नहीं होता। हालांकि इनको प्रथमतः एज ए मेंबर मत डालने का अधिकार होता है, किंतु उपराष्ट्रपति तो प्रथमतः भी मत नहीं डाल सकता। उपसभापति भी डाल सकता है, लोकसभा का स्पीकर भी डाल सकता है, डिप्टी स्पीकर भी डाल सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट या जो राज्यसभा का सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं है। अब चूंकि सदस्य नहीं है तो सदस्य ही तो डालते हैं प्रथमतः वोट, इसलिए नहीं डालते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग का इधर उधर दही बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल है। आप थोड़ा सा विचार करेंगे, मंथन करेंगे तो पूरी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये मैंने आपको बात राज्यसभा के संदर्भ में कही है। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे लोकसभा के संदर्भ में। लोकसभा के संदर्भ में स्टूडेंट हमारी बातचीत हो वो उसी तरह से होगी। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, और लोकसभा की जो स्थिति देखें तो संविधान में क्या कहा गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में 550। अभी तक स्टूडेंट प्रोविजन क्या था? अभी तक जो है, अब नहीं है, मैंने कहा अभी तक। अभी तक का मतलब मैं आपको ये 25 जनवरी 2020, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, तब था 550 प्लस 2, मतलब कुल कितने? 552। लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है, अब ये व्यवस्था नहीं है। 550 प्लस 2, 2 कौन थे? अनुच्छेद आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रोविजन था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। और स्टूडेंट अभी संविधान का जो है ये 2 आंग्ल भारतीय वाला जो प्रावधान था, 25 जनवरी, मैं आपको डेट बताया ना, 25 जनवरी 2020 को 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इस प्रोविजन को हटा दिया है। 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता था, हर विधानसभा में अनुच्छेद 333, इसके अलावा एक आर्टिकल और था जिसमें हर विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन किया जा सकता था, और ये प्रोविजन हटा दिया गया है। मतलब अब अधिकतम सदस्य संख्या 550 ही होगी। ये प्रोविजन हटा दिया गया है। थोड़ा सा जानना जरूरी है कि आंग्ल भारतीय सदस्य कौन होते थे। अगर आप आंग्ल भारतीय सदस्यों की परिभाषा देखना चाहो तो स्टूडेंट आपको अनुच्छेद, इसकी परिभाषा देखना चाहो तो स्टूडेंट आर्टिकल 366(2), अनुच्छेद 366 पढ़ना पड़ेगा आपको। वहाँ पे इसकी परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा दी हुई है? कि आंग्ल भारतीय से तात्पर्य है ऐसे यूरोपियन सदस्य भारत के निवासी जिनके पितृपक्ष, गौर कीजिएगा, जिनका पितृपक्ष मतलब पुरुष यूरोपीय नागरिक हो, मतलब ऐसे भारतीय नागरिक या परिवार जिनकी पितृ परंपरा में है यूरोपीय नागरिक, वो एंग्लो इंडियन है। मतलब जहां पुरुष, पारिवारिक परंपरा में पुरुष सदस्य यूरोप का नागरिक रहा हो। आपको पता है जब
अंग्रेज यहाँ रहे थे तो बहुत सारी शादियाँ भी हुई थी और बहुत सारी यूरोपियन लोगों ने भारतीय महिलाओं से शादी की थी। तो ऐसे जहाँ महिला यूरोपियन हो वो नहीं, जहाँ पुरुष यूरोपियन नागरिक हो, और ये प्रोविज़न रखा गया था संविधान में। अभी संसद में इस संविधान संशोधन को पेश करते हुए रविशंकर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक डेटा दिया है कि अब एंग्लो इंडियन सदस्य केवल 296 ही बचे हुए हैं देश में। हालांकि इस डेटा पे विवाद है। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनका ये कहना है कि चूंकि एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन होते हैं और जनगणना में चूंकि कॉलम नहीं होता है इसलिए लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए ये डेटा गलत है। लेकिन जो संसद में डेटा पेश किया गया और इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है, मतलब अब अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, 552 नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी ये स्थिति। ये 500, तो ये स्थिति क्लियर होगी। तो मैं यहाँ इस वाली बात को, मतलब एंग्लो इंडियन वाली बात को हटा दिया। 550 में स्टूडेंट ये भी लिखा हुआ है कि 530 सदस्य होंगे, ये होंगे राज्य से, और जो 20 सदस्य होंगे ये सदस्य होंगे यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से, संघ शासित प्रदेशों से। इसका भी वर्गीकरण है संविधान में। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, सवाल ये उठता है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितने हैं? 545? नहीं, 543। 2 आंग्ल भारतीयों को तो हटा दिया ना। 543 में यूनियन टेरिटरी के कितने हैं और ये कितने हैं सदस्य? तो 543 में से जो ये थोड़ा सा आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के बाद में स्थितियाँ बदल गई है। जम्मू कश्मीर से पहले जब वो स्टेट था उस समय की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ, और जो बदली हुई स्थितियाँ हैं वो चेंज होगी। तो उस समय जो स्थिति थी वो ये थी 530, तो 530 ही थे। लेकिन यहाँ पर यूनियन टेरिटरी से कितने थे? 13 सदस्य। अब चूँकि स्थितियाँ बदल गई है इसलिए जो जम्मू कश्मीर वाली जो लोकसभा की सीटें हैं वो अब यूनियन टेरिटरी में शामिल हो जाएगी। तो 545, 543 और 53 सदस्य जो है वर्तमान के भीतर है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? क्या राज्यसभा की तरह होता है? नहीं, इनका निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव होता, मतलब जनता चुनाव करती, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। दूसरी चीज, मेथड क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। ये क्या होता है स्टूडेंट? इसका तात्पर्य होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होंगे वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 50% प्राप्त हो। होता क्या है, इन जनरली होता है कि एक लोकसभा के भीतर लगभग 60-65% पोलिंग होती है, 10-12 लोग खड़े होते हैं, ऑन एवरेज इसको 25-30% वोटिंग मिलता है, टोटल वोटर्स का जीत जाता है। इसलिए इसकी अपने हिसाब से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें बहुमत नहीं है, इसमें आधे लोगों का विल नहीं होती है, बल्कि इसमें कई और मेथड भी होते हैं कि वोट कटवा या कुछ ज़्यादा सदस्य खड़े हो जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुमत का रिप्रेजेंटेशन हो। इवन अगर 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर आप डेटा का एनालिसिस करो तो उसके अंदर अगर जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आई है, जिनको आधे से भी ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है, लेकिन अगर वोटिंग के हिसाब से देखते हैं तो 38% वोट ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का एक मेथड इसके अंदर आता है। तो निर्वाचन सिंपल है, डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है। योग्यता अयोग्यता लगभग वही है जो राज्यसभा की है। एक है राज्यसभा में, थोड़ा सा हम एक चीज़ को मिस कर गए हैं जो यहाँ थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। राज्यसभा में पहले 2003 से पहले जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था उसके अनुसार
उस राज्य का डोमिसाइल, उस राज्य का निवासी होना जरूरी था और इस कंडीशन को 2003 में हटा दिया। लोकसभा के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष है। बाकी सारे प्रोविज़न वही है जो राज्यसभा वाले हैं। तो लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। उसके बाद में जब ये दोनों अनुपस्थित हो तो वही राष्ट्रपति 6 लोगों को मनोनीत करता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन सदस्य अपने भीतर से करते हैं, नहीं है, बहुमत से करते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या कोई भी पीठासीन अधिकारी जब अध्यक्षता करता है उस समय वह निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन उनको हटाने वाला प्रस्ताव अगर विचाराधीन हो तो वे निर्णायक मत नहीं दे सकते, लेकिन फर्स्टली वोट कर सकते हैं। जो बातें वहाँ थी वो बातें यहाँ भी लागू होगी। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट, इसके अतिरिक्त जो है ये भी है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो हटाया जाएगा वो वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को, मतलब कुल उपस्थित सदस्य, तात्कालिक कुल सदस्यों के बहुमत से। लेकिन देखिए उपराष्ट्रपति में एक चीज़ है जो यहाँ नहीं है। वहाँ था कि लोकसभा सहमत हो, यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीठासीन अधिकारी के बारे में बताया है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब थोड़ा सा हम इनकी प्रोसेस को देखेंगे और हम इनकी शक्तियों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी करेंगे। आप देखिए कि चूंकि 2 सदन है तो दोनों सदनों के भीतर दोनों की पावर्स को अगर हम देखें तो तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो कुछ जगह लोकसभा को पावरफुल रखा गया, कुछ जगह राज्यसभा को पावरफुल रखा गया। तुलनात्मक विवेचन देखें तो जहाँ कुछ जगह लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, कुछ जगह राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। नहीं, कुछ जगह जहाँ लोकसभा कहाँ, पहली चीज़ बहुत सारे ऐसे बिल है या विधेयक है जो केवल लोकसभा से ही शुरू हो सकते हैं, राज्यसभा से शुरू नहीं हो सकते। बहुत सारे विधेयक, जैसे विशेषकर धन विधेयक, मनी बिल, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, ये 3 विधेयक लोकसभा से ही प्रारंभ हो सकते हैं, राज्यसभा से नहीं हो सकते। मनी बिल, फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, आप पढ़ना चाहो तो आर्टिकल 110, 117 नहीं है, 114 ये पढ़ सकते हो। ऐसा क्यों? बेसिकली ये जो तीनों ही विधेयक है उसके बारे में ये लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखे जाएंगे और राज्यसभा के पास ये जो 3 विधेयक है, नहीं है, ये जो 3 विधेयक है, कौन कौन सा? धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। ये जो 3 विधेयक है इन्हें राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है और अगर 14 दिन में पास नहीं करती है, नहीं है, या संशोधन नहीं करती, जो भी वो है, निर्णय ले तो ले, नहीं तो पास हुआ मान लिया जाता। मतलब ये धन से संबंधित विधेयकों पर राज्यसभा की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर रखी गई है। आप एक बात होती रटने वाली, आप मेरे से पूछोगे कि इसके पीछे वजह भी तो होगी ना कोई। निश्चित तौर पर स्टूडेंट, हर चीज़ की वजह होती है और आपको जानना भी चाहिए, आपको सोचना भी चाहिए। तो वजह क्या है स्टूडेंट? वजह यह है क्योंकि ये वित्तीय मामलों में देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वित्तीय मामलों में देरी करते हैं तो चीज़ें अटक जाएगी, देश चलेगा नहीं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कि वित्तीय मामलों में किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न नहीं हो, इसलिए राज्यसभा की पावर को क्या कर दिया? कम कर दिया, नहीं है। तो इसमें 14 दिन तक रोक सके, एक स्थिति तो यह है, पहली चीज़। दूसरी बात, लोकसभा के संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर जिस समय आपात उद्घोषणा हो रखी हो, मैंने आपको बताया भी था किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 352 के तहत आपात उद्घोषणा हो रखी हो,
उस कंडीशन में जो उस उद्घोषणा को समाप्त करने वाला प्रस्ताव है, उसको समाप्ति का प्रस्ताव है, वो केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। ये भी इसके पास अतिरिक्त पावर है। तीसरी चीज आपात उद्घोषणा में ही, जो मैंने वहां डिटेल से कई बार बताई है, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब लोकसभा भंग हो जाए और आपातकाल को कंटिन्यू रखना है, उस स्थिति में राज्यसभा का अनुमोदन जरूरी है। वो राज्यसभा के लिए स्थिति आती है। नहीं तो ये एक अतिरिक्त पावर जो है लोकसभा के पास में है। इसके अतिरिक्त लोकसभा जो मजबूत है वो संयुक्त बैठक में रहती है। संयुक्त बैठक में संख्या बल के हिसाब से लोकसभा मजबूत स्थिति में है। इसके अतिरिक्त जो अनुदान की मांगे हैं, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, वो केवल लोकसभा में ही रखी जा सकती है, इन्हें राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। तो ये वो जगह है जहां लोकसभा राज्यसभा की तुलना में क्या है, ज़्यादा मजबूत है। आप उलट स्थिति भी देखिएगा कि कुछ स्थितियां ऐसी है जहां राज्यसभा ज़्यादा सुदृढ़ है। वो कौन सी है? इसके लिए आपको एक तो आर्टिकल 249 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 249 को डिटेल से हम सेंटर स्टेट रिलेशन में लेंगे। क्या है आर्टिकल 249? मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको कि राज्य सूची के किसी विषय को अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। गौर कीजिए, मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ। अगर राज्य सूची के किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा विशेष बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। मतलब राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का डिक्लेयर करने का अधिकार राज्यसभा को दिया है। एक तो ये अतिरिक्त पावर है। दूसरा पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल 312 पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 312 क्या है कि अगर किसी सेवा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना हो तो राज्यसभा ही कर सकती है, और वो भी विशेष बहुमत से। तब उस सेवा को संसद अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। कहने का मतलब हो कि अगर नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करनी हो तो आपको राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना हो तो भी आपको राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब सीधा हो गया कि वो मामले जहां स्टेट के हित निहित हो वहां राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है। तो इस तरह से कुछ स्थितियों में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में ज्यादा पावरफुल पावर्स डिलीगेट किए गए हैं, दिए गए। तो ये दोनों चीजें हैं। तो दो सदनी व्यवस्था रखी गई है। इन दो सदनी व्यवस्थाओं में हम चर्चा के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन एक चीज जरूर थोड़ा सा अभी विवादों में है कि जो राज्यसभा है उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है। होने को तो पूरी पार्लियामेंट ही कमजोर हो रही है, लेकिन राज्यसभा में बेसिकली सोचा तो ये गया था कि इसमें बौद्धिक वर्ग आएगा, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां या तो नकारा किस्म के जो लोग नेता होते हैं जिनको जनता रिजेक्ट कर देती है, या पैसों के लेन देन के माध्यम से राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो बेसिकली वो संकल्पना जो संविधान निर्माताओं ने एक डिजाइन की थी वो साकार नहीं हो पा रही है। इसलिए राज्यसभा की भूमिका को लेकर के, इसकी उपस्थिति को लेकर के कुछ लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, और इसमें सुधार के लिए कई तरह के सुझाव भी बताए गए हैं। सेकेंड ARC ने भी इसके बारे में कई बातें कही है। इसीलिए राज्यसभा की इलेक्शन मेथडोलॉजी को और उसमें और चीज़ों की सुधार करने की ज़रूर है, और उसमें पॉलिटिकल पार्टियों की विल के बिना ये सारी चीज़ें संभव हो नहीं सकती। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आज एक डिटेल से चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रक्रियाएं, तो संसद के बारे में एक डिटेल से चर्चा की है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। थैंक यू।